अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजेंट स्पोर्ट्स। मेरा नाम राना साजिद है। टीम इंडिया के हवाले से हम बात करेंगे जो चंद माह पहले तक दुनिया की बेहतरीन वाइट बॉल टीमों में शुमार होती थी, आज मुसलसल सवालों की जद में है। उसकी रीज़न क्या है? पहले आयरलैंड के हाथों टी20 सीरीज में गैर मुतवक्का शिकस्त हुई, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 4-0 से वाइट वॉश का सामना करना पड़ा, और फिर ओडीआई सीरीज वनडे सीरीज में भी 2-1 से जो है वो हाथ धोना पड़ा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये चंद खराब मैचेस थे या फिर भारतीय क्रिकेट वाकई एक बड़ी ट्रांजिशन और बहरान से गुजर रही है, और गौतम गंभीर की कोचिंग की हिकमत अमली भी नाकाम साबित हो रही है। रोहित शर्मा के एंडिंग पीरियड की भी बात की जा रही है, और टीम इंडिया अपनी जो नंबर 1 पोजीशन थी टी20 आई में उससे भी अब हाथ धो चुकी है। मतलब असल वजूहात बेसिकली हैं क्या? आज इन्हीं तमाम तर जो है वो सवालात का जायज़ा लेंगे, और टीम इंडिया में जो कोचिंग पैनल को लेके या फिर विराट और रोहित को लेके जो कोचिंग पैनल के दरमियान जो मामला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो है अनुज मिश्रा साहब हैं, भारतीय स्पोर्ट्स तजियाकार। सर, आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये कहिएगा, किस अंदाज से देखते हैं जो सीरीज अभी टीम इंडिया जो है आयरलैंड से हारी, उसके बाद अब इंग्लैंड से भी हार चुकी है, फिर ओडीआई सीरीज में भी हार चुकी। क्या लगता है कि बड़े पैमाने पे जो अब तब्दीलियों की जरूरत है, या फिर जो तब्दीलियां ऑलरेडी की गई हैं वो उस तरह से दुरुस्त साबित नहीं हुई, जिसका रिजल्ट जो है टीम इंडिया की फेवर में नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल तब्दीलियों की तो जरूरत है, और इसलिए मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोलूंगा कि ये लोगों को बुरा लगेगा सुन के, बट जो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी हार होती है ये बहुत जरूरी होती है। कि आपका वर्ल्ड कप यार अगले साल है और आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या चीजें नहीं करनी है। क्या चीज करनी है वो तो सबको पता रहता है, वो सब लोग कर रहे होते हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे होते हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे होते हैं, फील्डिंग ड्रिल्स कर रहे होते हैं, बट ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, और वो इन हार के जरिए पता चल जाता है टीम्स को। जैसे अब टीम को ये पता चल गया है कि अगर आप चेस कर रहे हो तो आपको अपने डेजिग्नेटेड बल्लेबाजों को ही भेजना है। आप किसी पिंच हिटर को पहले नहीं भेज सकते हो। आपको 7वें 8वें नंबर तक 50 ओवर्स में बैटिंग रखने का कोई फायदा नहीं है। टी20 में चल जाता है, 50 ओवर में उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने अच्छे प्लेयर्स खिलाओ, ऐसा नहीं है। आप अगर आपको ऑलराउंडर्स खिलाने तो टी20 में ज्यादा खिलाओ, ओडीआई में ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप खिला रहे हो तो आपके पास ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने ऑलराउंडर की बात की है, डेफिनेटली एक बड़ा क्वेश्चन है ये कि टीम इंडिया आजकल मेरे ख्याल से ज्यादा डिपेंड कर रही है ऑलराउंडर्स के ऊपर, और भरमार है। मतलब कि ऑलराउंडर ही वही आपने कहा 8वें 9वें नंबर तक हैं, लेकिन आपको याद होगा एक टाइम था वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था राहुल द्रविड़ को, कि मतलब वो मिडिल ऑर्डर पे आके एक ऐसे बल्लेबाज थे जो कि आउट करना उनका महाल होता था। इसी तरह आपकी जो बैकबोन मतलब मिडिल ऑर्डर इतनी स्ट्रांग होती थी, अब वो मिडिल ऑर्डर कहीं पे नजर नहीं आ रही। मतलब टोटली डिपेंडिंग ऑन ऑलराउंडर प्लेयर। तो ये क्या फॉर्मेट जो आपने भी बात की कि टी20 में तो चल सकता है, लेकिन ओडीआई में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है, तो इसके ऊपर क्या गौर नहीं किया जा रहा है, या कुछ तरह के बल्लेबाज ही नहीं आ पा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्लेबाज नहीं आ पा रहे। ये बात रही थी कि जो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई, जैसे आप शिवम दुबे भी खेल रहे हैं, अक्षर पटेल भी खेल रहे हैं, तो अगर आप उन्हें खिलाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप ये उम्मीद मत करिए कि वो आपके फुल टाइम बॉलर्स बन के भी निकलेंगे। मतलब अक्षर पटेल से तो आप फिर भी उम्मीद कर सकते हो, बट आप शिवम दुबे से 10 ओवर की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपको पहले 3 पेसर भी खिलाने हैं, 1 स्पिनर भी खिलाना है, फिर आपको कम से कम 5 बैट्समैन 6 बैट्समैन खिलाने हैं। उसके बाद जो आपकी एक पोजीशन बचती है वो आपको ऑलराउंडर के तौर पे लेके आनी है, जो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों को। अब ऐसा ना हो कि आपके पास बॉलर ही नहीं बचे और आप सारे ऑलराउंडर्स ले आए और आप उनसे भी बॉलिंग कराने लगे। वो युवराज सिंह जैसे ऑलराउंडर नहीं है कि वो बॉलिंग भी कर लेंगे, 10-10 ओवर बॉलिंग भी डाल लेंगे। अब जो ऑलराउंडर्स हैं वो या तो बैटिंग अच्छी करते हैं या तो बॉलिंग अच्छी करते हैं। स्टैमिना भी इतना ही हो गया ना, टी20 जितना ही स्टैमिना रह चुका है बोलो आजकल के प्लेयर के पास। मतलब 4 ओवर की बॉलिंग है और फिर इसी तरह आपको 20 ओवर्स की बैटिंग, वो चाहे 2 4 6 ओवर मिल जाएंगे, अच्छा जो नक्शा बदल जाता है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब जिस तरह टीम इंडिया अभी ये सारा जो है वो सिनेरियो होने के बाद कहीं ना कहीं आवाज आती रही है कि गौतम गंभीर के जो डिसीजंस हैं, मतलब शफलिंग बहुत ज्यादा की गई, नंबर बैटिंग ऑर्डर के ऊपर भी किसी हर्षित राणा को उठा के कभी ऊपर भेजा गया तो शिवम दुबे नीचे हैं, अक्षर पटेल ऊपर है तो मतलब तिलक वर्मा नीचे। मतलब इस तरह की जो अनप्रडिक्टेबल जो है वो एक्सपेरिमेंट भी नजर आए हैं। तो बहुत सा मीडिया के ऊपर ये शोर है कि जो गौतम गंभीर हैं उनके ऊपर एक खासा दबाव है। तो क्या लगता है कि कोचिंग पैनल में कुछ इस तरह की तब्दीलियां मुतवक्को हैं, कोई आने वाले दिनों में जो है वो हमें वहां पर नजर आएंगी? देखिए, ये सवाल थोड़ा ना पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं गौतम गंभीर का तो वो जेन्युइन है, वो होना भी चाहिए कि आपने इतने सारे चेंजेस करे और
आपने मतलब जब अब यहाँ पे जब बात चल रही थी कि वैभव सूर्यवंशी को अपने टीम में सेलेक्ट करा है तो आपको उसे मौका देना है तो आपको आयरलैंड के साथ मौका देना चाहिए था, आपने वहां उसे नहीं खिलाया। फिर आप इंग्लैंड के साथ लाए तो इंग्लैंड में भी आपने शायद पहला मैच नहीं खिलाया और फिर दूसरे मैच में उसे डेब्यू दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं ये उठ के आ रही थी कि जो गंभीर डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही अब्रप्ट होता है, बहुत ही ज्यादा एकदम से आ जाता है कि आपने सोचा नहीं होता। तो उन चीजों पे क्रिटिसिज्म होता है। फिर बात यहाँ पे ये भी उठती है कि गंभीर की कोचिंग में ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, गंभीर की कोचिंग में हमने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी व्हाइट बॉल वर्ल्ड कप ही है। तो बैलेंस आउट हो गया है। तो ऐसा कुछ इतना नहीं चल रहा है कि हटा ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह कहते हैं एक डेडलॉक नजर आ रही हो कि कैप्टन और कोच के बीच में, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर जिसका ज्यादा चर्चा होती है, आपको पता है विराट की और फिर रोहित शर्मा की, कि उनकी आपस में इतनी बनती नहीं है। मतलब ये चीजें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही कि टीम का एनवायरमेंट जो है टीम एक पेज पे है, कोई कहीं के ग्रुपिंग की आवाज तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, कोई ग्रुपिंग जैसी बात नहीं है। और जो विराट और रोहित जो है वो बियॉन्ड मतलब वो स्पोर्ट्स जा चुके हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे पहले एक सचिन की एक इमेज थी कि चलो अब नहीं चले तो इस मैच में चलेंगे, तो अब रोहित शर्मा और विराट का भी ऐसा हो गया है। उनकी प्रेजेंस ही टीम में बहुत जरूरी हो गई है। तो उसमें कोई अनबन की तो कोई बात ही नहीं है। और जो कैप्टन है वो गिल है और गिल और गंभीर की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और उनके कैप्टनसी के अंडर विराट और रोहित आराम से खेल भी रहे हैं, जो दिखाता है कि कैसे यंगस्टर्स और सीनियर प्लेयर्स इन टैंडम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। और बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी चीजों में बड़े प्लेयर्स की गाइडेंस होना। अब बड़ा प्लेयर हमेशा तो कैप्टनसी नहीं करेगा, कैप्टनसी कहीं ना कहीं बाद में जाएगी और छोटा प्लेयर उसे लेगा, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े प्लेयर को टीम से निकाल दो। बड़े प्लेयर का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा काम आता है और यही एक्सपीरियंस सचिन तेंदुलकर का काम आया था हमारे साथ 2011 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ऐसी आपने रोहित शर्मा की बात की है, ऐसे कोई दो राय नहीं है कि मतलब वो जिस क्लास के बल्लेबाज है, और आज ही हम देख रहे थे उनके रिकॉर्ड जो हैं वो एज ए ओपनिंग सबसे ज्यादा सेंचुरी करने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं और सबसे ज्यादा मोस्ट सिक्सेस भी उनके जो है वो रिकॉर्ड में आ चुके हैं। तो नो डाउट मतलब ये तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जाने की आवाजें भी गूंज रही थी कि ये लास्ट उनका जो है वो ओडीआई मैच हो सकता है लॉर्ड्स में जो खेला गया। अब 2027 के वर्ल्ड कप में मतलब देख रहे हैं कि विराट कोहली मतलब रन तो दोनों तरफ से आ रहे हैं, अब टीम जीत नहीं पा रही, तो यहाँ पे सोल्यूशन ढूंढना मैनेजमेंट का काम है या फिर कॉम्बिनेशन बनाने की बात है। लेकिन विराट और रोहित आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं 2027 का जो वर्ल्ड कप है? जी बिल्कुल, विराट और रोहित तो बिल्कुल खेलेंगे क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हो रहा है और फॉरेन पिचेस पे खेलने का जो एक्सपीरियंस है वो सीनियर प्लेयर्स के ज्यादा और किसके पास हो सकता है। यंग प्लेयर्स ने तो खेला ही नहीं और हमने हाल फिलहाल में कोई साउथ अफ्रीका का टूर किया भी नहीं है कि जिसमें हमें वाइट बॉल का एक्सपीरियंस हो। वो बात अलग है कि हो सकता है हमारा अगले साल हो एक साउथ अफ्रीका का टूर, जो वर्ल्ड कप से पहले होता है नॉर्मली सारी टीम्स करती हैं, एनवायरमेंट का थोड़ा बहुत माहौल लेने के लिए करती हैं, तो वो होगा। तो इस वर्ल्ड कप में तो विराट और रोहित डेफिनेटली खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसलिए भी है कि पहले भी वो लोग खेल रहे थे और अब उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि उन्हें हटाया जाए। जो कि विराट ने 4-5 हाफ सेंचुरी मारी है, रोहित ने एक सेंचुरी मार के कहीं ना दिखा दिया। ये खबरें सामने आती है, मतलब जो तल्लकात हैं कोचिंग पैनल के, आम लफ्जों में आप कह लेंगे गौतम गंभीर के साथ जो मामला हैं स्पेशली विराट कोहली के, वो दुरुस्त नहीं है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, ये पहले आवाजें उठा करती थी बट इनका अभी तो कोई लेना देना नहीं है। तो आईपीएल में हमने देखा था एक बार विराट और विराट कोहली गंभीर में थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, तो वो तो पार्ट ऑफ द गेम होता है। अब एज अ टीममेट बहस होती रहती है आपकी, तो उसका अभी से तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वो पुरानी बातें हैं, उसको सब लोग ग्राउंड पे छोड़ के आ गए और अब नॉर्मल तरीके से हम खेल रहे हैं। और ये चीज हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखी भी ना। बिल्कुल सही है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी विराट खेल रहे थे और गौतम गंभीर थे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और क्या लगता है क्या तब्दीलियां करना पड़ेंगी? ज़ाहिर है एक लेसन तो वही आपने कहा जी, हार के एक खुशी है कि चले हमें एक एक्सपेरिमेंट जो है वो नजर आएगा कि अब हम क्या जो है तब्दीलियां कर सकते हैं। तो क्या लगता है किसका कमबैक होना चाहिए, कॉम्बिनेशन किस तरह बेहतर बनाया जा सके टीम इंडिया का, या भी मजीद एक्सपेरिमेंट होना बाकी है? किस तरह से देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ 4-5 महीने हमारे पास बचे हैं इस साल के, तो वो इस साल में एक्सपेरिमेंट करके आप खत्म कर दीजिए। और अगले साल, क्योंकि वर्ल्ड कप हमेशा की तरह मार्च में तो है नहीं, वर्ल्ड कप भी हमारा 2027 का नवंबर में है, तो आपके पास पूरा साल रहेगा, पूरा साल आपके पास रहेगा
जो एक्सपेरिमेंट आपने टीम करी होगी इस साल, उस साल को उस टीम को परमानेंट खिलाने का। तो जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वैसे तो मैं नहीं चाहता एक्सपेरिमेंट हो, बट फिर भी अगर कोच चाहता है, अगर कैप्टन चाहता है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो कर ले अगले आने वाले 4-5 महीनों में। और अगले साल जो है वो टीम को सेम रखे, उसमें कुछ ज्यादा चॉपिंग और चेंजेस ना करे। और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारे प्लेयर्स नहीं है, जैसे हार्दिक पांड्या हमारे पास नहीं है, जसप्रीत बुमराह हमारे पास नहीं है, तो उनकी वापसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही तो है। आपको एक फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को खिलाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी ऑस्ट्रेलिया ने आज अपनी टीम डिक्लेयर करी है बांग्लादेश के लिए। यस, 2 टेस्ट खेली है वापसी ऑस्ट्रेलिया होगी, बांग्लादेश उनके के जो साथ। मेन बॉलर थे वो सारे प्लेयर जो है वापस आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड डिक्लेयर करी है। चाहता तो वो भी छोटी देखिए, टीम भेज जब सकता था। आप देखते हैं कि आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट जाके भी हारे हैं, पाकिस्तान से भी हार के गए, फिर आपको फैसले लेना पड़ते हैं। आप इतने एक्सपेरिमेंट मजीद नहीं कर सकते हैं कि आपको मजीद जो है वो शिकस्त देखनी पड़े। चले लास्ट में क्या लगता है कि एक बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बड़ी जबरदस्त इंडिया की एक टाइम पे बन चुकी थी, लेकिन अब उसमें भी हमें उस तरह का कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा। मतलब बॉलिंग में अगर यंगस्टर को चांस दिया जा रहा है, नए बॉलर आ रहे हैं, लेकिन उनकी उस तरह की धाक नहीं है जो कि एक अर्शदीप सिंह अगर खेल रहे हैं, बुमराह खेल रहे हैं, फिर सिराज खेल रहे हैं, शामी खेल रहे हैं, मतलब ये उनका एक टेन्योर अलग है। लेकिन ये अभी जो लाट है करंट, उसमें उतना करंट नजर नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी अब हमें जो टीम इंडिया को मजीद जो है बेहतरी लाने की जरूरत है, या इज इट ओके? नहीं, बिल्कुल ओके नहीं है, तो बहुत जरूरत है। मतलब हम जब जसप्रीत बुमराह खिलाते हैं, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो आपने बोला कि मेरे पास वसीम अकरम है, तो आपके पास एक वसीम अकरम नहीं है, आपके पास वसीम अकरम जैसा वकार यूनिस भी है, बिल्कुल, शोएब अख्तर भी है। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। आज अगर हम बात करें तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, उसके बाद हम सोच ही नहीं पाते कि कौन है। बाकी बॉलर्स भी अच्छे हैं, पर जसप्रीत बुमराह जैसे नहीं है। तो अगर हमें बॉलिंग अपनी अच्छी करनी है तो सारे बॉलर्स जसप्रीत बुमराह जैसे अच्छे होने चाहिए। और अगर हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो गेम अवेयरनेस में और ग्राउंड में तो वैसा स्किल दिखा सके बुमराह जैसा। बुमराह अनप्लेएबल हो जाते हैं कभी कभी, और बाकी बॉलर्स हमारे ऐसे नहीं है। तो वैसे अगर बॉलर्स हमारे पास आएंगे तो डेफिनेटली बॉलिंग हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। तो हमें बॉलिंग अगर स्ट्रांग करनी है तो हमें वैसे बॉलर्स चाहिए। और अगर वैसे बॉलर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट स्किल वाइज तो गेम, जब ग्राउंड में आप हैं तो आप अपनी स्किल परफेक्शन से एग्जीक्यूट करिए कि आप अगर 10 ओवर में 50-60 भी खा रहे हैं तो आप 3 विकेट ले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक और क्वेश्चन, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि आईपीएल का नुकसान हुआ या फिर फायदा हुआ टीम इंडिया को, इन शॉर्टली क्या कहेंगे? मतलब होम कंडीशन पे तो ठीक है, वो सबको नजर आती है कि टीम इंडिया जो है वो जिस अंदाज से वो चाहे T20 है में 250 पौने 300 रन कर रही होती है, लेकिन 76 पे ऑल आउट भी हुई है, आपने ये देखा है लाजमी तौर पर। तो किस हद तक आप समझते हैं कि ये एक फ्रूटफुल रही है आईपीएल लीग? देखिए, आईपीएल ओवरऑल तो बहुत ही फ्रूटफुल लीग रही है। जिस तरह से उसने हमें बहुत सारे बल्लेबाज दिए हैं। हमारा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन सूर्य कुमार यादव आईपीएल में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद टीम इंडिया में आया था। तो आईपीएल फ्रूटफुल तो बहुत रही है, बट जो हाल फिलहाल के ईयर्स रहे हैं आईपीएल में, वो कहीं ना कहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा भारत ऐसा सोचता है। चले जी, हमारे साथ जो है अनुज मिश्रा साहब मौजूद थे, और डेफिनेटली टीम इंडिया की जिस तरह की सूरत हाल है उसके ऊपर अब मैनेजमेंट ने भी सर जोड़े हैं, और साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि अगला जो लाएअमल तय किया जाए, ताकि जो आने वाली सीरीज है और स्पेशली 27 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारियां मजीद बेहतर की जा सकें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके ऊपर जो है बाद में बात करेंगे पाकिस्तान वुमेन टीम के दौरा श्रीलंका के हवाले से और होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। हमारे साथ रहेगा।